हाँ, राधे राधे। वेलकम खुशी भारती कोचिंग सेंटर में। और आज का जो लेक्चर अपना तीसरा लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर मैंने वीडियो बनाकर प्ले लिस्ट में यूट्यूब में डाल दिया है। अगर कोई भी डाउट हो उसके अंदर कमेंट कर देना, उस पर भी एक वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। ठीक है, उसमें जो डाउट हो पूछ लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, देखो हम पिछले क्लास में हमने शेष सूचक बंध पढ़ लिया था, अगर याद हो तो। किसे कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, शेयर हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? शेष। यानी दो अधातुओं के बीच, यानी दो अगर अधातु तत्व हैं उनके बीच में क्या हो, इलेक्ट्रॉन का क्या हो, शेयर हो, और उनके मध्य बनने वाले जो बंध है उसे क्या कहते हैं? शेष सूचक बंध कहते हैं। और मैं बताया भी था, अगर इधर से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, शेयर कर रहा है, और अगला इधर भी एलिमेंट एक शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उनके मध्य बनेगा एकल बंध। इसी प्रकार इधर इधर से दो भेज रहा है तो इधर दो, अगर इधर से दो जा रहा है और इधर से दो जा रहा है तो बनेगा डबल बॉन्ड। अगर जा रहा है इधर से भी तीन, इधर से भी तीन जा रहा है तो बनेगा ट्रिपल, वैसा ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध बनेगा। क्या समझ में आया? क्या इतनी बातें अपन ने पढ़ लिया था। आओ चले आगे। वही लिखा हुआ है कि एकल शेष सूचक बंध किसे कहते हैं। मैंने बताया ना, एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो, शेयर हो। ठीक है, द्विबंध किसे कहते हैं मैंने ये भी समझा दिया। दूसरी बात और है, मैंने आपको समझाया था, अगर याद हो आपको, आपको मैं समझाया था कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाया जाता है। देख लो, दोबारा देख लो एक बार। एच एच इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन। ये अपना अष्टक भरने के लिए, देखो इसका अष्टक भर गया और इसका भी अष्टक भर गया। या तो और यानी या लिख देना, कहीं कुछ अलग है, या क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फिर H2 कर देना। क्या समझ में आया? क्या इसी प्रकार एकल शेष बंध का निर्माण हो जाता है। तुम खुद देख रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो, युग्म साझा करते हैं और उनके द्वारा जो बंध बनता है उसे एकल बंध कहते हैं। ध्रुव शेष सूचक बंध जो होता है, इसके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा होता है, शेयर होता है। तो क्या बनता है? ध्रुव शेष सूचक बंध बनता है। जैसे बात करें एग्जाम्पल के लिए O2, क्या बात करें? O2 की बात करें। देखो इसके बाह्यतम कोश में 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको 8 होने के लिए इससे 2 ले लेगा, इसका 8 हो गया। इसके होने के लिए भाई साहब इससे भी क्या ले लेगा? 2 ले लेगा। और इस प्रकार से O डबल बॉन्ड O इक्वल टू O2 बना देगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, O2 का निर्माण कर देगा। क्या यहाँ तक दिक्कत है? अपन ने ये क्लास पिछले वीडियो में ही समझा दिया था, दोबारा समझा दे रहा हूँ। कोई दिक्कत हो रही है यहाँ तक? समझ में आया? चलो आगे चले, आगे चलते हैं। ठीक है, आओ। त्रिशेषिक बंध भी मैंने समझा दिया, वही समझाया था, अगर याद हो तो N2। ठीक है, तुम जानते हो इसके बाह्यतम कोश में कितने हैं? 5। इसके भी बाह्यतम कोश में कितने हैं? 5। देखो इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, और तुम खुद देख रहे हो 3 3 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? शेयर हुआ है। इसी प्रकार बन जाएगा। क्या किसी को दिक्कत यहाँ तक? कर लोगे? लास्ट में तुम जानते हो, लिख देना N2। और यही क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या चले आगे। अब पढ़ने जा रहे संयोजक यौगिक। सिंपल वही है, कुछ भी अंतर नहीं है, वही है। तुम जानते हो, मैं बताया भी था कल कि आयनिक बंध किनके बीच में बनता है, धात्विक बंध किसके बीच में बनता है, और शेष सूचक बंध किनके बीच बनता है। याद करो किस बीच बनता है भैया। अगर आप लिए धातु
और ले लिए धातु, तो इनके मध्य जो बनता है वो बनता है धात्विक बंध। दूसरा पॉइंट अगर बात करें, आपने ले लिया अधातु और ले लिया अधातु, तो इनके मध्य क्या बनता है? सहसूचक बंध। अगर आपने ले लिया धातु और ले लिया अधातु, तो इनके मध्य कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध। अपने को पढ़ना कौन सा? ओनली अधातु। अधातु के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। होगा कि नहीं होगा? तो उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। और इनके द्वारा जो यौगिक बनेगा, जो अणु बनेगा, उसे क्या कहा जाएगा? सहसंयोजक यौगिक कहा जाएगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या? एग्जाम्पल दे सकते हो आराम से। देखो CO2, ये भी क्या है? अधातु। ये भी क्या है? अधातु। क्या मैंने CO2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सिखा दिया क्या? हाँ, सिखा दिया था मैंने। CH4 का भी सिखा दिया था, ठीक है। H2 भी। कोई दिक्कत यहां तक कर पाओगे? आओ चले आगे, वरना मैं अलग से एक वीडियो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पर बना दूंगा, ठीक है। आओ चले आगे। इसके पढ़ने जा रहे गुणधर्म। क्या पढ़ने जा रहे? गुणधर्म पढ़ने जा रहे। आओ देखना, आओ पढ़ते हैं, इसके गुणधर्म पढ़ते हैं और समझते हैं एक एक चीजें। पढ़ते हैं। पहला भाई साहब गुणधर्म पढ़े क्या? आ जाओ। पहला गुणधर्म क्या है? इनका जो गलनांक है और क्वथनांक है, यानी जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, बहुत ही कम होता है। पकड़ पा रहे बातों को? क्योंकि ये तुम जानते हो, ये ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी और गैस अवस्था में भी पाए जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इनके जो बीच में होता है ना अंतरा आणविक आकर्षण बल, ठीक है, वो क्या होता है? बहुत ही वीक होता है, कमजोर होता है। इसी कारण इनका जो गलनांक है और क्वथनांक है बहुत ही कम होता है। जल्दी से पिघल या उबल जाता है, बोल हो जाता है जल्दी से। क्या मेरी बात समझ में? पहला पॉइंट एग्जाम में आ सकता है कि सहसंयोजक यौगिक के गुणधर्म लिखिए, तो पहला क्या लिखोगे? इसका गलनांक क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। क्यों कम होता है? बता दिया। क्यों? इनके अणु के जो इनके मध्य जो अणु के अंदर जो बल लगता है, अंतरा आणविक बल जो लगता है, वो क्या होता है? बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ही वीक होता है। क्या समझ में आए इतनी बातें? दूसरी बात और है, ये विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि ये आयन स्वरूप में टूटते ही नहीं है। तुम सोचो, क्या ये इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं क्या? नहीं देते। याद तो करो, देते क्या? देते नहीं है। ना ही किसी से लेते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं कि भाई तुम ये इलेक्ट्रॉन जो है मेरे पास ही रहे, अगले से बस मैं क्या करूंगा? बस दिखाऊंगा कि तू जा रहा है, पर रहेगा मेरे पास, ठीक है। तो इनके मध्य कोई आयन नहीं बनता। अब जिसके अंदर आयन के रूप में नहीं टूटता ना, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो मैं कह सकता हूं कि जब आयन के रूप में नहीं टूट रहा, तो क्या इसके अंदर करंट बहेगा? नहीं बहेगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है यौगिक, ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। आओ बात करते हैं आगे। आओ आगे बात करें। समझ में आ गया होगा तो पॉइंट। तो अगला बात करें, भौतिक अवस्था की बातें कर रहे हैं। देखो मैंने अभी बताया ही था कि जो है ना सहसंयोजक यौगिक, वो अधातु के बीच में बनता है, ठीक है। और अधातु जो है ना ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी और गैस अवस्था में भी, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। तो भौतिक का समझ में आया। ये कमरे के तापमान पर ना ठोस है, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। क्या कोई दिक्कत है? अब पढ़ने जा रहे हैं घुलनशीलता कि कहां कहां घुल सकते हैं। देखो ये जो होते हैं ना सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक जो यौगिक है, वो जल में क्या होता है? अघुलनशील। जल में क्या होता है? अघुलनशील, ठीक है। जबकि बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, इन सब में क्या होता है? घुलनशील होता है। क्या बात समझ में आई? अरे कहने का मतलब जैसे है, जैसे मान लो मैंने इनका कोई यौगिक ले लिया, CO2 ले लिया, तो जल में ना थोड़ा कम घुलेगा, मतलब घुलेगा नहीं, सिंपल कहूं तो कम घुलनशील होता है, ठीक है। अब जैसे मैं बेंजीन का लिक्विड ले लूं, ईथर ले लूं और उसमें डाल दूं मैं
शेष सूचक युग्म डाल दूं मैं, वो जल्दी से क्या करता है, डिजोल्व कर लेता है, घोल लेता है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? 3 पॉइंट बता दिया मैं, 3 गुणधर्म। पहला क्या, इनका गलनांक उतना क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है बता दिया, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल क्या लगता है, कमजोर होता है या कम होता है, सिंपल कहूं। दूसरी बात मैंने क्या बताया, ये जो भौतिक अवस्था बताया मैं, भौतिक अवस्था क्या होता है भाई, जो भौतिक अवस्था है ये भाई सब, ये कमरे के तापमान पर तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। क्या बात समझ में आई? ठीक है, बात किया जाए इनकी घुलनशीलता, मैंने बताया कि जल में क्या होता है, कम घुलनशील होता है, जबकि जो कार्बनिक यौगिक है यानी बेंजीन है, ईथर है, इनमें क्या होता है, घुलनशील होता है। आगे चले, ये क्या होता है देखो, कम ज्वलनशील होता है, यानी जल्दी इसमें आग नहीं पकड़ता है। तुम सुने होगे आग बुझाने के लिए अपन यूज करते हैं CO2, नहीं करते क्या? तो क्या किस चीज को जलाएगा, उल्टा भाई कम कर देता है। क्या ये बातें समझ में आई? क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है, यहां दिक्कत नहीं आना चाहिए दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्या अब जो पार्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो मेन टॉपिक है। क्या पहले ये बता दो मेरे को, सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? ट्राई करना, साथ में बोलने का प्रयास भी करना है, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं और सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं और उसके कितने गुणधर्म में, उनके क्या भी रीजन है, मैं बता भी दिया। अब जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको आराम समझना। समझते हैं आप, पहले समझते हैं ये टॉपिक जो है पढ़ने जा रहे हैं, अपरूपता। तुम सोचो क्या कार्बन से ही बना है क्या हीरा? हाँ, कार्बन से ही बना है हीरा। क्या ग्रेफाइट भी बना है कार्बन से ही? हाँ बना है। जबकि हीरा देखो किस रंग का दिखाई, चमकीला होता है पारदर्शी। जबकि तुम देखते हो पेंसिल का जो नोक होता है वो किसका, हो ग्रेफाइट का ही तो है। अब तुम देखो ग्रेफाइट दिखता है पूरा ब्लैक, क्यों है क्या पारदर्शी? नहीं है पारदर्शी। सोचो दोनों इंसान, अगर हम देख, जो चीज हम ना बाहर से या छू कर या महसूस करके बता सकते हैं ना, उन्हें कहते हैं भौतिक अवस्था। क्या मेरी बात समझ में आई? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम जब हीरा को देखते हो, जब तुम तो क्या फील करते हो कि भैया हीरा तो इतना पारदर्शी है, जबकि ग्रेफाइट क्या है, अपारदर्शी, और कितना काला है। जबकि बने दोनों है एक ही चीज से, मान लो जो चीजें हैं, यानी कार्बन से ही क्या बना हुआ है, कार्बन से ही हीरा बना है और कार्बन से ही ग्रेफाइट बना है। देखो भाई, कार्बन से हीरा बना हुआ है, ग्रेफाइट बना हुआ है, फ्लोरीन बना हुआ है क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी जो भौतिक अवस्था है, यानी देखने में लग रहा है अलग अलग। देखो ना, ये गोरा, ये पूरा काला, ये पूरा व्हाइट रंग का, पूरा भाई साहब पारदर्शी चीज हम देख पा रहे हैं आर पार, है कि नहीं है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हीरा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इनकी जो भौतिक अवस्था है वो तो क्या होता है, अलग अलग। और जो रासायनिक यानी किससे बने हुए, ये बनाए कार्बन से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भी बना है कार्बन से, ये भी बना है कार्बन से, ये भी बना है कार्बन से। तीनों मतलब सारे जो यहां दिख रहे हैं सारे बने कार्बन से। इनकी जो भौतिक अवस्था है अलग अलग है, पर रासायनिक गुणधर्म क्या है, एक जैसा है, एक समान है। तो मैं मानता हूं परिभाषा समझ में आ गया होगा अपरूपता का। वरना पढ़ते हैं, जब कोई एक ही तत्व प्रकृति में दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है, जिनके भौतिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुणधर्म क्या हो, समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। मैं मानता हूं समझ में आ गया होगा अपरूपता किसे कहते हैं, कि भैया जिसके भौतिक अवस्था तो क्या हो, से अलग अलग हो, और रासायनिक गुणधर्म क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे, अपरूप। और इसी गुण को अपरूपता कहा जाता है। क्या किसी को दिक्कत है क्या? मैं मानता हूं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब चलते हैं अपरूपता के प्रकार। आओ देखो, जो पहला प्रकार है वो क्रिस्टलीय अपरूप। किसका प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, अपरूपता का या अपरूप का।
क्या अपरूप का परिभाषा समझ में आया? कि हाँ भी आप सिंपल ये कहना चाहते हो एक ही तत्व के ना, एक ही तत्व एक ही होना चाहिए, तत्व एक ही है कार्बन। इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या है, बनी है अलग अलग बनी है, एक हीरा बना है, एक ग्रेफाइट बना है, एक काजल बना है, एक कोक बना है, भौतिक अवस्था अलग अलग है। जबकि रासायनिक गुणधर्म तीनों के क्या है, समान है, कि तीनों सारे जो बने हैं किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं। तो मैं मानता हूं अपरूपता का परिभाषा याद होना चाहिए, सिंपल। भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, जबकि रासायनिक गुणधर्म क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। तो अब पढ़ने जा रहे हैं अपरूपता के प्रकार। पहला क्या है, क्रिस्टलीय, और अगला क्या है, अक्रिस्टलीय। इसको दो भागों में क्यों बांटा गया ये भी जान लो। इनको ज्यामिति के हिसाब से बांटा गया है, ठीक है, ज्यामिति शेप की वजह से। आओ जानते हैं कैसे। अगर मान लो अगर अपन तरीके से बैठे हुए हैं या तरीके से अपन चल रहे हैं, तरीके से अगर पार्टिकल्स अरेंज हो रखा है, तरीके से पार्टिकल्स अरेंज हो रखा है, देखो, तो इनको अलग करना यानी तोड़ना आसान नहीं है। बहुत होंगे, मजबूत होंगे, ये तोड़ना आसान नहीं है। तरीके से देखो, रेगुलर नियमित अगर अरेंज है तो, ठीक है, यानी जिसकी ज्यामिति क्या हो, निश्चित हो। और इनकी आकृति क्या है, निश्चित। ज्यामिति क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, इसीलिए क्या है ये, अक्रिस्टलीय। क्या है ये, अक्रिस्टलीय। क्या समझ में आया क्या? जब क्रिस्टलीय में क्या होता है, ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। इनके जो अणु जो होते हैं या जो उनके कण होते हैं वो नियमित रूप से क्या होते हैं, तरीके से बने होते हैं, और इनकी आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। क्या समझ में आया क्या? जो हीरे की, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, अपने को जो जा फोकस करना है, किन पर करना है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन पर करना है। इन पर अपने फोकस नहीं करना। कौन बात करे, आओ देखो, अपने को इन पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। आओ चले आगे, रुकना, ठीक है। आओ करें स्टार्ट। अपने को ये नहीं पढ़ना क्या आप तो समझ में आया, उसके जो दो प्रकार हैं क्या वो भी समझ में आया क्या, कि इनको दो भागों में क्यों बांटा गया है। तो बोलना भी है ज्यामिति के हिसाब से और इनके जो कण हैं उनकी स्थिति के हिसाब से, ठीक है। इनके तरीके से होते हैं, नियमित होते हैं, इसके नियमित नहीं होते हैं। पकड़ पा रहे हो, इनकी ज्यामिति फिक्स नहीं होती है, इनकी फिक्स होती है, इसके हिसाब से बांटा गया है। तो क्या हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन पढ़ने चले क्या? आओ चलते आगे। अपन पढ़ने जा रहे हीरा, सॉरी आओ पढ़ते क्रिस्टलीय। समझाया था मैंने, क्रिस्टलीय अपरूप वे अपरूप जिनमें कार्बन की परमाणु क्या हो, एक निश्चित व्यवस्था में क्या हो, अरेंज हो। समझाया था ना। और इनकी जो ज्यामिति क्या हो, निश्चित हो। उन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय कहते हैं। मैं समझाया था स्टार्टिंग से ही कि हाँ भैया, इनके जो पार्टिकल्स है, परमाणु के जो भैया कण है, वो क्या हो रहेंगे, तरीके से अरेंज रहेंगे, और इनकी ज्यामिति भी क्या रहेगी, निश्चित होगी। उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप कहा जाता है। अब उन चलो आप पढ़ने जा रहे हैं अगला पॉइंट, हीरा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमंड। तुम देख रहे हो डायमंड की जो संरचना है यहाँ पर बनी हुई है, और इसके अंदर जो कार्बन है, जो एक कार्बन जो है वो अन्य 4 कार्बनों से क्या है, जुड़ा हुआ है, यानी अटैच है, यानी बंधित है या बॉन्डिंग है, ठीक है। एक बार देखो ये कार्बन, तो बोलोगे हाँ भैया, इससे 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 और इससे, ये कार्बन इससे 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 इससे, ये कार्बन 1 2 3 और ये 4। क्या तुम देख रहे हो, हर कार्बन यानी एक कार्बन जो है अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आओ समझते हैं, यही बातें यहाँ पर लिखी है कि हीरे में जो कार्बन है, जो प्रत्येक कार्बन जो है वो अन्य 4 कार्बन से क्या है, बंधित है या अबंधित है, बॉन्डिंग है, मतलब सारे जुड़े हुए हैं। दूसरी बात और है, इसकी आकृति कैसी होती है,
चतुष्फलकीय होती है, वो भी 3D। क्या उसमें है? 3D, त्रिवी में, याद रहेगी क्या? और ये कार्बन का अति शुद्ध रूप है, यानी कार्बन का सबसे प्योर सब्सटेंस कौन सा है? डायमंड ही है। यानी कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, यानी सबसे शुद्ध पदार्थ कौन सा है? वो है डायमंड, यानी हीरा। यानी पूरा भाई साहब हट के ही अलग है, सबसे प्योर है, बाकी सब गंदे ही है ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और बात करते हैं इनमें कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध की दूरी दिख रही है 1 देखो यहाँ दिख रहा है 1.54, एक इसका मतलब है एंगस्ट्रॉम। ये एक लेंथ की यूनिट है, होता है जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इसी प्रकार से इसकी एक लेंथ की, बहुत छोटे है ना, इसलिए छोटे चीज़ों को आप किस में नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। तो इनकी जो लेंथ होती है कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। क्या ये कितने पॉइंट हो गया? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट अगर बात किया जाए, ये जो हीरा है विद्युत का कुछ अलग होता है, क्योंकि तुम देख रहे हो इसके चारों हाथों, जो चारों इसके बैलेंसी है, वो सारे बंद है कि देखो यहाँ देखो सारे इसके बंद है। तो इनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बैठा होता, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए क्या है ये? युद्ध धारा का कुचालक है। एग्जाम में आता है कि बताओ हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है, तो बोलना कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। सिंपल परिभाषा, कोई दिक्कत है क्या? सिंपल रीजन कि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। चलो आगे चलते हैं अपन। आओ अगला पॉइंट। ये कहा जाता है कि दुनिया का सबसे कठोर जो चीज है, यानी पृथ्वी की अगर बात किया जाए, पृथ्वी से एक और दूसरा एलिमेंट है, मैं बात करूं पृथ्वी के अंदर सबसे जो कठोर है वो कौन है? हीरा ही है। पकड़ पा रहे हो क्या? और हीरे का जो गलनांक है कितना होता है? 3843 केल्विन। केल्विन क्या है? एक तापमान का मात्रा, क्या यूनिट है मापने का। ठीक है, अब बात करते हैं। और जो सिंपल कोई बोले जो हीरा है कहाँ बनता है, तो बोलना कोयले के चट्टानों में, उनके दाब या प्रेशर से, तापमान से क्या होता है? दबकर किस रूप में चेंज होता है? वो पारदर्शक, यानी पारदर्शी में चेंज हो जाता है। आओ एक एक पॉइंट याद करते हैं एक बार। पहला पॉइंट क्या था कि भैया जो कार्बन जो है वो अन्य 4 कार्बन से क्या रहता है? जुड़ा हुआ होता है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या था? ये भैया कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। क्या है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। ठीक है, और इनकी जो बंध लंबाई होती है कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। 3 पॉइंट। चौथा अगर पॉइंट बात करें, ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अगर बात करें, तुम देख रहे हो ये अत्यधिक क्या होता है? कठोर होता है। और इसका गलनांक कितना होता है? 3843 केल्विन होता है। और कहाँ ये निर्माण होता है? ये कोयले के चट्टानों में, उनके दाब से किस में चेंज होता है? ये पारदर्शक, यानी पारदर्शी में चेंज हो जाता है। आओ चले आगे। अब पढ़ने जा रहे हैं इसके उपयोग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसके उपयोग, कि हीरे का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला उपयोग कहाँ करते हैं? कांच को काटने में। समझ में? पहला उपयोग कांच को काटने में। दूसरा चट्टानों एवं पत्थरों को काटने में मशीन के रूप में उपयोग करते हैं। सिंपल कहा जाए, फोनोग्राम की सुई में बनाने में किया जाता है। तुम जानते हो कई मतलब पुराने समय में एक तुम देखो पुराने गानों पहले बजते कैसे थे? एक घूमने वाला आया करता था, ऊपर से तुम देखोगे भाई साहब कुछ इस प्रकार का, आगे ऐसे होगा और नीचे ऐसे लगा हुआ होगा, और यहाँ एक ऊपर रहेगा, घूमता रहेगा ये। तो ये जो इसके अंदर सुई होती है ना, कौन सी होती है? फोनोग्राम की तो होती है। अगर देखो पुराने समय के जो गाने बजते थे कुछ इस प्रकार की होती थी। तो यहाँ पर एक होता था, एक घूमता रहता था, यहाँ पर डाल दोगे तो ये रगड़ खाएगा, जिससे साउंड जनरेट हुआ करता था। तो उसके जो सुई थी वो कौन थी? उसका नाम क्या था? फोनोग्राम। और कहाँ यूज करते हैं? रत्नों में, आभूषणों में। तुम जानती हो जो बड़े बड़े लोग होते हैं
ठीक है, वो भाई सब रिंग बनाते हैं डायमंड के, ठीक है, आभूषण बनाते हैं। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या चले आगे? अब इसके बाद हमने क्या पढ़ेंगे? ग्रेफाइट पढ़ेंगे। क्या हीरा, हीरा में कोई दिक्कत है भाई साहब? हीरा क्या पढ़ लिए गुणधर्म, उसके उपयोग, और इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, जो हीरा है विद्युत का कुचालक क्यों होता है? और तुम आराम से देना रीजन ये कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आओ बात करें अगला। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की, ठीक है। और चलो ग्रेफाइट की तो बात अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज की क्लास क्या करते हैं, यहाँ पर एंड करते हैं। राधे राधे।